वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा सिलेक्शन बैच का 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 45 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें GK, GS और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे, जो हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, इसकी शुरुआत कब की गई है। तो 1 अप्रैल, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। और इसके पहले जो प्रथम इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, इंदु भूषण थे। जो इस समय वर्तमान में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो RS शर्मा जी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान भारत की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को। इसके पहले जो कार्यकारी अधिकारी थे वो इंदु भूषण थे, और वर्तमान में कौन है? RS शर्मा जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा है, तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त किसका मूल नाम था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्त था। और गदाधर चट्टोपाध्याय की बात करते हैं, तो ये किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। महेश दास की बात करते हैं, तो महेश दास जी का मूल नाम, ये किसका मूल नाम था? ये बिरबल जी का मूल नाम था, महेश दास। तो हमसे पूछा है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम। तो चारों आप नाम याद कर लीजिएगा, नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, मूल शंकर, दयानंद सरस्वती, गदाधर चट्टोपाध्याय जो हैं आपके रामकृष्ण परमहंस हैं, महेश दास, बिरबल जी का मूल नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोशिका की खोज की थी। लिवेनहॉक की बात करते हैं तो इस लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी जी बनी है। मुफ्त यानी 5 रुपये में भोजन मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? माँ योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ योजना, इसके तहत 5 रुपये में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। जो सूर्य हमारा सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर गैलीलियो की बात करते हैं तो दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और मैगलन की बात करते हैं तो मैगलन ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? मैगलन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो जड़ की बात करते हैं, जो शकरकंद, मूली और गाजर है, ये सभी क्या है? जड़ हैं। लेकिन इसमें पूछा कि कौन सा जड़ नहीं है, तो आलू आपका क्या है? जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू क्या है? तना है। शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी क्या है? जड़ें हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है। तो बात करते हैं सिंगल बॉन्ड OH का। तो ये किस समूह का है? एल्कोहल समूह का। किस समूह का? एल्कोहल समूह का है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होगा, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगे रहेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। दो सिंगल बॉन्ड के साथ बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन एक साथ जुड़े रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। और एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा COOH को, इसको क्या कहेंगे? इसको अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? एसिडिक कहते हैं, अम्ल। तो हमसे क्वेश्चन में एल्डिहाइड पूछा है तो यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा CHO, तो इसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड OH के साथ रहेगा तो किस समूह का कहलाएगा? इसको कहेंगे एल्कोहल समूह का। और अगर कार्बन के साथ दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे तो इसको कीटोन कहते हैं। और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और COOH रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? अम्ल, एसिडिक समूह का कहेंगे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है। तो कार्बन के साथ दो सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा तो उसी को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड के साथ CHO रहेगा तो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और ये किसका? एसिडिक का है। और OH रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? एल्कोहल समूह का कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बार बार आपको बताया कि इससे रिपीटेड होते हैं। देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील कौन सा होता है। तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ COOH होता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रियाशील मूलक होता है। CHO की बात करते हैं तो CHO क्या होता है? आपका एल्डिहाइड होता है। और इसके साथ कार्बन के साथ दो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो इसको कीटोन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पारे का क्वथनांक क्या है। तो पारे का क्वथनांक की बात करते हैं तो पारे का क्वथनांक लगभग 350 के आसपास होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन 350 के आसपास दिया? एक ही दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 357 डिग्री सेल्सियस। पारे का जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी जो जमाव बिंदु होता है वो कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं और आज हम लोग जो लाइव का आंकड़ा है वो 10 के पार पहुंच जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि में परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है, यानी परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। अगर सदिश राशि की बात करते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अदिश राशि इसमें कौन कौन है? आयतन है, कार्य है, समय क्या है, ये सभी तीनों अदिश राशि हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है? अदिश राशि नहीं है, अर्थात अदिश राशि नहीं है तो इसका मतलब सदिश राशि होगी। तो बलागुण क्या है आपका? सदिश राशि, ये अदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है तो अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, यही मुख्य अंतर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लेमन का pH मान होता है। लेमन अर्थात नींबू का pH मान क्या होता है? तो लेमन का जो pH मान होता है 2.4 होता है। लेमन का pH मान कितना होता है? 2.4।
तो पीएच मान की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पीएच मान की खोज किसने की। तो पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी। अगर रक्त का पीएच मान की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर आपका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगर आपका 7 है तो उदासीन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह उबलेगा। देखिए चेन्नई में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल रहा है तो नैनीताल में क्या होगा? तो नैनीताल में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगी। ऊंचाई बढ़ेगी तो आपका प्रेशर जो है, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो क्वथनांक बिंदु है, वो कम हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। नैनीताल में जो होगा जल का क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर जो होता है कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक का कौथा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था, जो कहाँ पे खेला गया? जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया था। इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने ओलंपिक में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 13 साल बाद भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ? तो एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो जापान में हुआ। तो जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो में। टोक्यो है। टोक्यो में ही 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ है? तो जापान में हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत ने सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाह विकास पर 2035 तक कितनी रकम निवेश का लक्ष्य रखा है? तो इससे देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है या किसके विकास के लिए संबंधित है। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो बंदरगाहों के विकास के लिए से संबंधित है। तो जो 2035 तक सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों का विकास करने के लिए कितने रकम का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का, जिसे आप 82 बिलियन डॉलर कह सकते हैं, का 2035 तक निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? जो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है वो बिट कोयला की होती है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला। अगर सबसे शुद्ध कोयला की बात करते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। और अगर सबसे बेकार कोयले की बात करते हैं, रद्दी कोयला जिसे आप कहते हैं, वो बिट कोयला होता है। तो कोयला का प्रारंभिक निर्माण जो अवस्था होती है उसे बिट कोयला कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो जो इंसुलिन
इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैटिंग ने किया था। इंसुलिन किस अग्नाशय की किस कोशिका से स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोशिका की खोज किए थे। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एफ.जी. बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस बल्लेबाज ने सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जनवरी 2021 में बनाया? तो टेस्ट मैचों में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? जो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड इससे पहले था, उनका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के कौन से बल्लेबाज बने हैं? सबसे कम पारियों में, टेस्ट मैचों में कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वो भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत बने हैं, जो 27 पारियों में 1000 रन बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो उसे दूरदृष्टि दोष करते हैं। उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? तो अगर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था, तो इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर था कौन था? मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था? जो दूरदर्शन द्वारा पहला प्रायोजित धारावाहिक सीरियल कौन था? तो हम लोग था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम लोग। ये कब प्रसारित किया गया था? 1983-84 में इसे प्रसारित किया गया था। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितना फंड देने का ऐलान किया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना महामारी में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? टंगस्टन की बात करते हैं तो ये बल्बों में लगाया जाने वाला फिलामेंट होता है। तो इसका गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर टंगस्टन का प्रतीक भी पूछा जाता है तो टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी 1774 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो एलिजा इम्फे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक पहिए पर बिंदु ए से जो जमीन के संपर्क में है, जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा
तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा। तो कह रहा है एक पहिया पर बिंदु ए है जो ज़मीन से के संपर्क में है, जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे एक पहिया है जो बिंदु ए से जुड़ा है, ये जैसे ही आधा चक्कर लगाएगा तो ये पहिया ऊपर जो बिंदु ए है कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर पहुँच जाएगा तो उसके बाद ये आपका आधा चक्कर लगाने पर जो दूरी तय की गई है वो कितनी तय की गई है, पाई आर तय की गई है, और ये आपका व्यास हो जाएगा 2r। इसको उसके बाद आप इसका विस्थापन निकाल लेंगे कितना होगा, यही कण आप निकाल लेंगे तो कण आपका कितना आ जाएगा, r इंटू कणी में पाई स्क्वायर प्लस r हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो कवकों अर्थात फंगाई द्वारा उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो रिलायंस ने हाल ही में किसके साथ मिलकर सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गूगल के साथ मिलकर रिलायंस ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएँ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सुंडा गर्त कोई एक और नाम से जाना जाता है जिसे आप जावा गर्त भी कहते हैं। तो सुंडा गर्त और जावा गर्त दोनों का एक ही नाम है। ये किस महासागर में स्थित है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध को दर्शाता है। तो गति का कौन सा समीकरण है जो विस्थापन और समय को दर्शाता है। तो विस्थापन मतलब s और समय मतलब t। s और t किस समीकरण में, न्यूटन के गति के किस समीकरण में है। तो द्वितीय समीकरण में है। द्वितीय समीकरण गति का क्या है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का जो समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो s आपका विस्थापन हो गया, t आपका समय हो गया। विस्थापन और समय को कौन दर्शा रहा है, दूसरा समीकरण दर्शा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन का एसआई जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपन क्या होता है, डेल्टा टी होता है। यानी थीटा का मान आप क्या होगा, रेडियन हो जाएगा मात्रक, और आपका जो टी का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। जो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो आपका जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं अर्थात काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब आपकी गति बढ़ेगी। यहाँ पे अगर गति नहीं दिया रहता, अगर ऑप्शन में द्रव्यमान सिर्फ रहता, गति न देता, तो आपका राइट आंसर हो जाता द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे गति दिया है तो गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान को आप क्यों नहीं आंसर मारेंगे, क्योंकि आप द्रव्यमान का मान बार बार नहीं बदलेंगे, लेकिन गति का मान जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे गति का आपका गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और
का डॉट डॉट का संयोजन है। जो यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आवेग में एसआई इकाई क्या है? जो आवेग की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो आवेग बराबर आई बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी एफ क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और डेल्टा टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, तो न्यूटन सेकेंड। तो आवेग की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो ये मोसले ने दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो अब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, अब आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। और आधुनिक सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता जाता है। जैसे ही आप बाएं से दाएं जाएंगे त्रिज्या का मान घटेगा, और दाएं से अब इधर से इधर आप अगर आप आते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, गलत है। एक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ते हैं, ये आपका सही है, क्योंकि परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाएंगे त्रिज्या घटेगी, और अगर दाएं से बाएं आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया रोग है तो उसे जब चोट लगती है तो उसका रक्त जो स्राव होता है वो रुकता नहीं है, रक्त बहना रुकता नहीं है, अर्थात थक्का नहीं जमता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त का नहीं जमना क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है, जो एक आनुवंशिक रोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? संवेग की बात करते हैं तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो न्यूटन ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन ने सबसे पहले संवेग को परिभाषित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर पर सन 1686 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव यूएसए कांग्रेस के एक सदन में पारित हुआ? हालांकि दूसरे सदन में प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये पहली बार है अमेरिका के इतिहास में जिसकी राष्ट्रपति के एक ही कार्यकाल में 2 बार उस पर महाभियोग लाया गया हो। वो कौन थे राष्ट्रपति थे? तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनके एक ही कार्यकाल में 2 बार उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस समय वर्तमान में अगर अमेरिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 6 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड तक जाने वाली एक कार का विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन हमसे पूछा है, त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें क्या विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन अज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन के गति के समीकरण का तीसरा नियम लगाना पड़ेगा। v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होगा। u स्क्वायर आपका प्रारंभिक वेग है, v स्क्वायर आपका अंतिम वेग है। तो आपका अंतिम वेग कितना दिया गया है, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बराबर आपका u स्क्वायर कितना दिया गया है, u आपका 6 दिया गया है, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस 2a का मान कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया। और एस आपसे पूछा है तो यहाँ से एस आप निकाल लेंगे। एस बराबर निकालेंगे 144 में से अगर 36 को निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, 108 बचेगा। 108 और 2 का गुणा 0.5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से अगर 108 में डिवाइड करेंगे तो 108 ही आ जाएगा। तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 108 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल को देखकर घबराइए मत, बिल्कुल आसान तरीके से हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाना सिखा देंगे। बस हमारे साथ लगातार आप लोग बने रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सी मध विटामिन है। विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने। तो अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो जल में भी घुलनशील विटामिन कौन है, बी व सी जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के सभी विटामिन क्या है, ये सभी वसा में घुलनशील है। तो हमसे पूछा है इसमें विटामिन कौन सा है, राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन का जो ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये मारिया इसाबेल पेरोन थी, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो श्रीमती भंडारा नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो थी। अगर शेख हसीना की बात करते हैं, शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व की कौन है, श्रीमती भंडारा नायके। और राष्ट्रपति महिला कौन है विश्व की, तो मारिया इसाबेल पेरोन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार कि पहली, अगर आपसे पूछे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारा नायके, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरोन, और विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो, और शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो मार्कल जैकब ने। जो मार्कल जैकब हैं उन्होंने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ये कितने सेकंड में दौड़ को पूरे किए हैं, 9.8 सेकंड में। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। ये इटली देश के रहने वाले हैं मार्कल जैकब। मार्कल जो जैकब हैं वो इटली देश के रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जो वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये चैम्बरों से संबंधित मैंने पहली वीडियो में बहुत विस्तार से बताया। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है सिलेक्शन बैच का, वे लोग आज जाकर जरूर देख लें। उसमें हमने चैम्बरों से संबंधित जो जितने भी जानवरों के कितने कितने चैम्बर होते हैं उसको विस्तार से बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो
बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।